हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निश्चित ही बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ कक्षा 12th में आप आ चुके हैं या 2027 में आप बोर्ड देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। सबसे पहले हम आज कक्षा 12th में जो भी पूरे साल आपको पढ़ना है उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। हर एक चीज के बारे में क्लियर और कट तरीके से आपको समझाया जाएगा। ये वीडियो क्यों कंपलसरी है, क्यों आपको पूरा देखना चाहिए, उसका कारण सुन लीजिए। कोई भी एग्जाम हो या कहीं पर भी हम जाते हैं तो आपको ये पता होता है कि आपको अगर कहीं पे दिल्ली जाना है, मान लीजिए, तो दिल्ली जाने के लिए आपके पास ये बात तो पता है कि हमें किस तरीके से कहाँ जाना है। पहले हमें घर से निकल के रोडवे स्टैंड जाना है, या आपको रेलवे स्टेशन जाना है, या आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी है, आपको कौन सी बस पकड़नी है, ये पूरा रोड मैप आपके दिमाग में होता है, तब जाके आप दिल्ली पहुंचते हैं। अगर ये पूरा रोड मैप आपके दिमाग में नहीं होता है तो आप घर से तो निकल जाएंगे लेकिन दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। सेम उसी तरीके से यदि आपके पास पूरा सिलेबस आपका है कि हमें फिजिक्स में पूरा 12th में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास है, पूरी साल हमें किस तरीके से क्या करना है, अगर ये स्ट्रेटजी आपके पास होती है तो निश्चित ही आपने जो आपके पास बोर्ड स्कोर होता है फिजिक्स का, उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। 95 96 नंबर भी आप ला सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन वही है कि आपको पूरे लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ पूरी साल आपको निरंतर मेहनत करनी होगी, तब जाके ये सपना आपका साकार हो सकता है। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको ये चीजें समझने हैं तो एंड तक इस वीडियो में आपको बने रहना है। हमें पता है कि कई बच्चे क्या करते हैं, इस वीडियो को जैसे ही उनके सामने आया थोड़ा सा देखा और वो सब चीजें साइड में हो गई। बट अगर साइड में करना है तो अभी आप बेसिकली आप इसको छोड़ सकते हैं, वीडियो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है जीवन में, तो आपको एकाग्रता और चीजें चाहिए होती हैं। उसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए होता है, और डेडिकेशन के लिए खुद में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमें इस वीडियो को पूरा निपटाना है। होता क्या है कि शॉर्ट वाली दुनिया में हम चले गए हैं तो हमें लॉन्ग वाले वीडियो पसंद नहीं आते हैं और पढ़ाई वाली चीजें थोड़ी सी बोरिंग लगने लगती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप अंत तक इस वीडियो के अंदर रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, जो आपके फिजिक्स में तो आसानी करेंगे ही आप करेंगे, आपको जीवन में भी बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। क्लास 12 फिजिक्स 2026-27 का ये जो कंप्लीट रोड मैप है वो आपके सामने आज डिस्कस करेंगे हम लोग। सिलेबस क्या होने वाला है, हमारी क्या क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, चाहे ऑफलाइन का माध्यम हो चाहे ऑनलाइन का माध्यम हो। ऑनलाइन पर आप फिजिक्स विद आशीष के साथ जैसे कि आप जुड़े हैं, अगर आप अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है, अभी तो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर डे बाई डे हम क्या करेंगे, प्रतिदिन आपका जो सिलेबस है एक एक करके हर एक टॉपिक को उठाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्स में अध्ययन करेंगे, और हर एक टॉपिक्स को जैसे आपके पास में ऐसी स्लाइड्स हैं, ऐसी बेहतरीन बेहतरीन स्लाइड हम तैयार करेंगे। और अगर आपको ऐसी स्लाइड चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी जाके जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है ना बेटा। और अगर आपको ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ना है तो आप आशीष कॉन्सेप्ट एकेडमी से जाके जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमारे सामने लिखा है, तैयारी शुरू करने से पहले सिलेबस जानना क्यों जरूरी होता है। जैसा कि आपके दिमाग में बात क्लिक की होगी कि हमें क्यों ही पढ़ना है सर, सिलेबस क्या ही हो जाएगा सिलेबस पढ़ने से, ये दिमाग में अगर आपकी बातें हैं तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो एक हमें सही डायरेक्शन मिल जाती है। क्या मिल जाती है? एक करेक्ट हमें डायरेक्शन मिल जाती है। तो जब करेक्ट डायरेक्शन हमारे पास होती है तो हमें पता होता है कि वास्तविकता में हमें जाना कहाँ है, और जाना कहाँ है अगर ये पता है तो निश्चित ही आप वहां पर पहुंच जाते हैं ना। बिना नक्शे की सफर करने से मेहनत बर्बाद होती है। सिलेबस हमारा क्या होता है, नक्शा होता है, एक रोड मैप होती है। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाया था, वैसे ही मैं और समझा दे रहा हूं आपको। मान लीजिए आपको क्या है, आपको सब्जी बनाने नहीं आता है और आपको पता भी नहीं है सब्जी कैसे बनाई जाती है, तो क्या आप सब्जी बना लेंगे? बहुत अच्छी सब्जी नहीं बना पाएंगे। लेकिन आपको पता है, आपने यूट्यूब पर सर्च किए, भाई हमें आज इस तरीके से हमें आलू की सब्जी बनानी है, तो वो आपको बताएगा स्ट्रेटजी, ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो आप एक तरीके से सब्जी को तैयार कर लेंगे, है ना। उसी तरीके से अगर आपके पास सिलेबस होता है तो हमारा ये नक्शा होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है। इसलिए सिलेबस आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। बात करें समय की बचत भी होती है इससे। समय की बचत कैसे होती है? अगर हमें पता है कि किस टॉपिक पर कितना समय देना है,
तो उससे हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है। और अगर जीवन में आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो आप बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते हैं, है ना। आज हमारा समय बहुत ज़्यादा जगह जा रहा है, कहीं हमारा मोबाइल सोशल मीडिया में, कई बार हमारा टाइम सोशल मीडिया में जा रहा है, हमारा समय दोस्तों के साथ जा रहा है, मित्रों के साथ जा रहा है, समय बर्बाद होता जा रहा है और हम फिर निराशा अपने हाथ में लगाते हैं कि आज हमने पढ़ नहीं पाया, आज हमने चीज़ें नहीं कर पाई। तो अपने आप से भी कहना है आपको कि हमें समय बर्बाद नहीं करना है। ये 2026 है और 27 में जो बोर्ड है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है बेटा, कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें अपने आप को खपाइए आप, और अपने आप को जब खपाते हैं तो अपने आप से जब रात को आप पूछते हैं कि आज मैंने क्या मेहनत की थी, तो निश्चित ही एक सकारात्मक जो आंसर आता है वो अपने आप से आता है। और जब आपके अपने आप से आंसर आते हैं तो निश्चित ही आप बहुत अच्छा कर पाते हैं अपने जीवन में, ठीक है। तो आपका क्या होता है बेटा, समय की बचत होती है, किस टॉपिक को कितना समय देना है ये आपको पता होता है। डर का खात्मा हो जाता है, पूरे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांटने से पढ़ाई आसान लगने लगती है। हमें लगता है कि हमारे पास 24 चैप्टर है, हमें लगता है हमारे पास 12 चैप्टर हैं, लेकिन आप जब छोटे छोटे टॉपिक्स को लिख लेते हैं या चैप्टर वाइज चीज़ें लिख लेते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा एक ही तो है, एक निपट गया फिर एक और निपट गया, फिर इस तरीके से हम चीज़ों को फिनिश कर लेते हैं। तो हमें चीज़ों को तोड़ना भी सीखना है अपने जीवन में, है ना बेटा। तो ये सारे हमारे पास क्या होता है, हमें इसलिए हमें सारी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और बेहतरीन चीजें हम आपके सामने लेके आए जिसका नाम है फिजिक्स आपके सपनों की चाबी है। सपनों की चाबी का मतलब क्या है उसको भी समझ लेते हैं। सपनों की चाबी का मतलब है यदि आप आफ्टर 12th नीट देने वाले हैं, आफ्टर 12th आप IIT देने वाले हैं, जैसे हम आपके सामने लिखा है आफ्टर 12th अगर आप क्या देने वाले हैं, यहाँ पर जेई देने वाले हैं, यहाँ पर नीट देने वाले हैं, अगर इस तरीके के ख्वाब आपके दिमाग में हैं, अगर आफ्टर 12th के बाद आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो निश्चित ही 12th का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं क्या है बेटा, अपने सपनों की चाबी, अगर आप सपने देखना जानते हैं तो उनको पूरा करने का जज्बा भी आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों को हम कवर करते हुए चलेंगे, है ना। एनसीईआरटी चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो चाहे का यूपी बोर्ड हो, अगर हम एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं और यूपी बोर्ड को कवर कर लेते हैं तो कंपटीशन जो एग्जाम होता है हमारे पास, चाहे वो जी हो चाहे वो नेट हो, तो दोनों के लिए बेटा क्या होता है, फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए होते हैं। तो हमें उसको बहुत आसानी से पढ़ना है। एनसीईआरटी का अगर आप गहन अध्ययन करते हैं, अगर एनसीईआरटी का आप गहन अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, केवल बोर्ड के लिए नहीं होता है बल्कि बेटा ये हमारे लिए किसके लिए काम आता है, जेईई और नेट के लिए भी काम आ जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, हम रटने पर नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट पर जोर देंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप पूरी साल हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको इतने बेहतरीन से बेहतरीन हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से सारी चीज़ों को क्लियर कर जाएंगे ताकि आपको चीज़ें रटने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहानी हमारे पास होती है। पहला पड़ाव की बात करें, अगर हम सिलेबस के पहले पॉइंट्स की अगर हम बात करें, सिलेबस के पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है यूनिट नंबर 1 जिसको हम लोग कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक, हिंदी में कहा जाता है इसको स्थिर विद्युत की। क्या कहते हैं बेटा, इसको आप लिख लीजिए, स्थिर विद्युत की। इसमें हमारे पास बेसिकली अगर हम किताबों के हिसाब से चलेंगे तो हमारे पास 4 चैप्टर निकल के आते हैं, लेकिन हमने इसको डिवाइड कर दिया, केवल 2 चैप्टर हम इसमें बना के चलते हैं। वैसे और किताबों में 4 चैप्टर्स होते हैं तो वो और का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन हमने अपनी स्लाइड के हिसाब से यहाँ पर केवल और केवल 2 चैप्टरों में इस यूनिट को बांटा है। उस यूनिट का नाम है पहली यूनिट में हमारे पास 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड्स। हमारे पास वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करते हैं हम लोग। इसके साथ कूलाम्स का जो नियम होता है, गॉस थ्योरम होती है, वो सब इसी में आ जाता है, ठीक है। तो 2 चैप्टर कई किताबों में इसमें लिखा होता है। सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास सेकंड चैप्टर हमारे पास होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस। अगर हम हिंदी में बात करें तो वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता, ये हमारे पास 3 और 4 चैप्टर होते हैं जिसको हम लोग सेकंड चैप्टर में कवर कर लिया है, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो रियल लाइफ एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पर देखने को हमें बहुत सारे मिल जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके पास स्मार्टफोन जो होते हैं वो कैसे चार्ज होते हैं? क्या आपको पता है आपके पंखे में लगा हुआ जो कंडेंसर होता है, कैपेसिटर होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है? ये सारे जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं वो इन 2 चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, पढ़ते हैं। आपने चार्जिंग का नाम सुना होगा कि चार्ज क्या होता है ना, चार्ज बैटरी चार्ज पे लगा दो, मोबाइल चार्ज पे लगा दो। ये 4 चार्ज की बातें जितनी भी आपने सुनी है वो कहीं ना कहीं इस चैप्टर से रिलेट करती हैं। तो पहली यूनिट में हमें बेसिकली 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बेटा सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट हमारे सामने निकल के आती है जिसमें हमें पढ़ना होता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अगर हम बहते हुए आवेश की ओर चलेंगे बेटा,
पहली यूनिट में जो हमारे पास आवेश होता है वो स्थिर रहता है, फिर आवेश क्या होता है बेटा, चलता है। अगर आप कनेक्टिविटी के साथ पढ़ते हैं, अगर आप एक एक वीडियो को देखते जाते हैं, एक एक चीजों को पढ़ते जाते हैं, तो आपकी चीजें कॉन्सेप्ट पर क्लियर होती जाएंगी। पहले 4 चैप्टर में आवेश कैसा रहेगा, रुका रहेगा। 5वें चैप्टर में जाके या सेकंड यूनिट में जाके आवेश क्या होगा बेटा, बहेगा। इसी को क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट का अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट, इसमें कई जगह पे हमारे पास 4 चैप्टर, 5 और 6 चैप्टर भी होते हैं, तो उसको हम लोग एक ही चैप्टर में रख लेते हैं जिसका नाम होता है वैद्युत धारा। ठीक है, ओम्स का नियम पढ़ते हैं, इसमें रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हमारे घरों में ये सर्किट आपके सामने है। ठीक है, रियल एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे घरों की पूरी वायरिंग, बिजली उपकरण का आधार यही यूनिट होती है। किस तरीके से फैन चलते हैं, किस तरीके से रेजिस्टेंस होता है, किस तरीके से प्रतिरोध होता है, किस तरीके से सर्किट होते हैं, ये कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। इस यूनिट के अंतर्गत इस सारी चीजों को पढ़ लेते हैं। तो तीसरी यूनिट में हमें एक चैप्टर पढ़ना होता है, बेसिकली 2 पढ़ने होते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से एक चैप्टर होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। यूनिट नंबर अगर हम 3 की बात करें बेटा, यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे, हमें विद्युत और चुंबक के बारे में पढ़ना होता है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट जनरेट होती है, जो हमारे पास विद्युत और चुंबक होती है, यानी मैग्नेटिज्म का हम लोग गहन अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक है, एनी इलेक्ट्रिक करंट से कैसे मैग्नेट जनरेट होती है, इसके बारे में हम लोग इस 3rd यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें हमें पढ़ना होता है मूविंग चार्ज एंड द मैग्नेटिज्म, जिसको हिंदी में कहेंगे आप गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, और चैप्टर नंबर अगर 5 की बात करें हम, तो मैग्नेटिज्म पढ़ लेते हैं इसमें, और मैटर, जिसको हम लोग चुंबकत्व और द्रव्य कह देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए रियल लाइफ की एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम रियल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है इस चैप्टर का, तो अस्पतालों की जो MRI होती है, मशीनें, हवा तैरने वाली जो मैकबेल ट्रेन्स होती हैं और विज्ञान पर चलती हैं, ये कहीं ना कहीं इस चैप्टर से हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग 3rd यूनिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं अगर हम लोग 4th यूनिट की, अगर हम बात करेंगे 4th यूनिट की, तो 4th यूनिट हमारे पास इस तरीके से होती है। 4th यूनिट में हम समझेंगे कि हमारे घरों तक बिजली कैसे पहुंचती है, हमारे घरों पर बिजली कैसे पहुंचती है, कैसे ट्रांसफार्मर के द्वारा हमारे घरों में बिजली आती है, कभी बिजली ज्यादा आती है, कभी बिजली कम आती है। ये जो बिजली की कहानी होती है, ये हमारे घरों में किस तरीके से आती है, ये हम यूनिट नंबर 4 में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे आपने खंभे देखे होंगे अपने बाहर, तो ये खंभे जो रियल एग्जाम्पल होते हैं, पावर प्लांट से लेकर हमारे घर के जो सॉकेट्स होते हैं, वो ट्रांसफार्मर के रहस्य हम लोग इस चैप्टर में समझते हैं। टॉपिक का नाम होता है, चैप्टर नंबर 6 के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहते हैं बेटा, आप इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे तो अल्टरनेटिव करंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा, ये चैप्टर नंबर 7 में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे मेन कॉन्सेप्ट की, तो EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और AC और DC के बारे में हम लोग खासतौर पर इस पे पढ़ने वाले होते हैं। ये यूनिट नंबर हमारे पास 4th हो जाती है। ठीक है, यूनिट नंबर 5 की बात अगर हम करें तो ये लीजिए आपके पास यूनिट नंबर 5 आ गई है। ठीक है, प्रकाश और रेडियो तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेट और वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें हमें केवल एक चैप्टर पढ़ना होता है जिसका नाम होता है हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर हम अपने रियल एग्जाम्पल की बात करें लाइफ में कैसे कैसे, तो आपके मोबाइल का जो 5G नेटवर्क है, माइक्रोवेव, ओवन हो गया, टूटी हुई हड्डी के लिए एक्सरे हो गए, EM वेव्स हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होगी, ये सारी चीजें अपने इस चैप्टर के हिसाब से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हमने आपको शुरुआत में कहा था कि जो फिजिक्स होती है वो फील करने का सब्जेक्ट है, वो अपने दैनिक जीवन से जोड़ने का सब्जेक्ट है, जिसको हम आपको फील भी कराएंगे और उसे दैनिक जीवन में जोड़ेंगे भी और चीजों को आसान भी बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको इतना वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं, ताकि आने वाले जो अपडेट्स हैं वो आपको तुरंत मिल सके। ठीक है ना बेटा, चलिए आगे बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है ऑप्टिक्स, यूनिट नंबर 5 और बोर्ड में पूछी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण यूनिट। यूनिट नंबर 5 की अगर बात करें तो इसको हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं, हिंदी में इसको प्रकाशिकी कहा जाता है। अगर बोर्ड की बात करें तो सबसे फेवरेट यूनिट ये उसके पास होती है, कम से कम 10 से 12-15 नंबर इस यूनिट से देखने को मिल जाते हैं, कम से कम 18 नंबर भी इस यूनिट से हमें देखने को मिल जाते हैं। कहने का मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर पास होना है आपको, केवल और केवल पास होना है, तो अगर आप ऑप्टिक्स अकेला पढ़ के चले जाते हैं तब भी आप कई बार पास हो जाते हैं। ठीक है ना बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको बहुत गहन तरीके से आपको पढ़ना है, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स में होते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास होता है रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें हमें पढ़ना होता है पूरा रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग 10th में पढ़ा था, पूरा वो पढ़ना होता है, और साथ में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने होते हैं। चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे
तो वेव ऑप्टिक्स भी हमें इसमें पढ़ने को देखने को मिलती है। रियल कोर कॉन्सेप्ट की बात करें तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और आपका व्यतिकरण हुआ, परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, विवर्तन हुआ, ये सारी चीजें, डिस्पर्जन हुआ, वर्ण विक्षेपण हुआ, है ना, ये सारी घटनाएं हम इस पूरे यूनिट के अंदर पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, रियल लाइफ की अगर एप्लीकेशंस की बात करेंगे हम तो इंद्रधनुष कैसे बनता है ना, रेनबो बोलते हैं जिसको हम लोग, दूरबीन कैसे काम करती है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर आपका तेज इंटरनेट में कैसे चलता है, जो हमारे पास वेव्स होती हैं वो कैसे एक दूसरे से दूसरी जगह जाती हैं, ठीक है, किरणें, उस तरीके के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। ठीक है, आई होप इतना वीडियो आपको समझ में आया होगा। बात करेंगे यूनिट नंबर 7 की। ये लीजिए आपके पास और बेहतरीन यूनिट एक और निकल के आ रही है जिसका नाम है हमें सूक्ष्म और अद्भुत क्वांटम दुनिया की बात करेंगे, डुअल नेचर में हमें ले जाएगा। ये वाली जो 7th यूनिट होती है वो हमें कहाँ ले जाएगी, डुअल नेचर में ले जाएगी, जहां पर बहुत छोटी छोटी चीजें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चैप्टर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, 11 नंबर चैप्टर है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, विकिरण और द्वित प्रकृति हमारे पास होती है। मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास फोटोन होते हैं और वेव पार्टिकल जो हमारे पास ड्युअलिटी होती है हमें दिखाती है। रियल लाइफ एप्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे तो छतों पर लगे हुए जितने भी सोलर पैनल होते हैं वह खोज जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है बेटा, तो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। हमने आपको ये साइड से रियल लाइफ एग्जाम्पल क्यों बताएं उसका कारण सुन लीजिए आप। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको आप अगर अपनी लाइफ से रिलेट करके देखते हैं तो आपकी चीजें आसान हो जाती हैं। जब आपकी चीजें आसान हो जाती हैं तो निश्चित ही आपको उसमें मजा आने लगता है, और जब फिजिक्स में मजा आता है तो फिर और ज्यादा आपको पढ़ने में रुचि आती है। तो आपको मजा लेना है, मजा लेने का मतलब आपको चीजें इंटरेस्ट बनानी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। चीजों को बोरिंग नहीं बनाना है अपने जीवन में, चीजों को क्या करना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। अगर हम बात करेंगे सेकेंड लास्ट यूनिट जो हमारे पास होती है 7 यूनिट में बात करेंगे डुअल नेचर की। हमें सूक्ष्म और अद्भुत दुनिया, ये तो हम बात कर चुके हैं बेटा। आगे हम लोग बात करेंगे सेकंड यूनिट की, चलिए यूनिट नंबर अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट की तो ये हमारे सामने होती है यूनिट नंबर 8 की। अगर हम बात कर ले यूनिट नंबर अगर 8 की बात करेंगे हम तो ये हमें परमाणुओं और नाभिक में यानी कि जो एटम है मॉलिक्यूल्स की गहराई में नापेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सारी चीजों को जानेंगे कि एटम्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है ना, जो न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं, वो क्या होता है। चैप्टर कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो 12 नंबर चैप्टर जो हमारे पास होता है एटम यानी परमाणु, चैप्टर नंबर 13 जिसको हम लोग न्यूक्लियाई कहते हैं, नाभिक और एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में भी इसमें बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे लाइफ में क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है तो रियल एप्लीकेशन की अगर हम बात करें बेटा तो इसमें हमें न्यूक्लियर रिएक्टर से उत्पन्न होने वाली अपार ऊर्जा, सूरज तारों की चमक, असली कारण पता चलता है कि सूरज कैसे प्रकाश देता है, ये सब चीजें हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए एक लास्ट टॉपिक जो हमारे पास होता है वो पूरी फिजिक्स का लास्ट चैप्टर, सबसे महत्वपूर्ण भी, ये भी फेवरेट यूनिट होती है हमारे बोर्ड की, तो इसको भी हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। सेमीकंडक्टर नाम होता है, आधुनिक तकनीकी और गैजेट का आधार है ये हमारे पास, जिसको हम लोग अर्धचालक के नाम से जानते हैं। चैप्टर कॉन्सेप्ट अगर 14 की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर हमारे पास चैप्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिकी इसको हम लोग नाम देते हैं। डायोड पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर्स पढ़ते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करते हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे तो दुनिया का जो स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, स्मार्ट गैजेट्स है, इसी विज्ञान के आधार पर क्या होते हैं बेटा हमें समझाए जाते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से पूरे जो आपके पास फिजिक्स का रोड मैप होता है वो तैयार होता है। चलिए बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की। फिजिक्स में अगर 95 का स्कोर करने की अचूक स्ट्रेटेजी अगर आपको बनानी है, अगर आपको फिजिक्स में 2027 में 95 नंबर अगर लेके आने हैं तो इसके लिए सीधी सी बातें हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, 2 मिनट के अंदर सुन लीजिए। अगर आपको फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फिर भी बता रहे हैं कि जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो फील करने का सब्जेक्ट है, दैनिक जीवन से जोड़ने का सब्जेक्ट है, रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, दैनिक जीवन से उसको जोड़ते हैं, पढ़ाई में उसको अप्लाई करते हैं तो चीजें आपकी आसान हो जाती हैं और उसमें मजा आने लगता है। जब चीजें मजा आने लगता है तो फिर आपकी चीजें इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लगता है। तो चीजों को बोरिंग नहीं बनाना है, चीजों को आसान बनाना है, उसकी स्ट्रेटेजी आपको समझा रहे हैं। सुनिए, सबसे पहला वजह हमारे पास होता है, ये टारगेट है हमारे पास कि फिजिक्स में हमें नंबर अच्छे लाने हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहला काम करना है कि जो डेरिवेशन हमारे पास है उन डेरिवेशन को आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है बेटा, पढ़ना है। ठीक है, समझना है, जितनी भी डेरिवेशन है हमारे पास उसको आपको समझना है, जितनी भी डेरिवेशन है उनको बहुत आसान, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करना है बेटा, समझना है। सूत्र का निगमन
पे आपको ध्यान देना है। डेरिवेशन को लिखकर प्रैक्टिस करना है, परीक्षा में ये सब ज्यादा मार्क दिलाते हैं आपको, डेरिवेशन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि जितने भी डेरिवेशन होते हैं उनको आपको बहुत अच्छी तरीके से लिख कर प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करना है, डेली बेसिस पर, रोज आपको 1-1, 2-2 घंटे उसके लिए देना है, ठीक है। अगर बात करें थ्योरी सिद्धांत को केवल लटे नहीं बदली कॉन्सेप्ट से उसको समझे, विजुलाइज करें। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि बेटा कूलाम का नियम क्या होता है, तो आपको विजुलाइज करना है, दो आवेश होंगे, दो एक दूसरे क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे होंगे, आपस में खींच रहे होंगे, तो कूलाम के नियम। इस तरीके से जितनी भी थ्योरी आप पढ़ते हैं उसको विजुलाइज करना है दिमाग के अंदर, तो चीजें आपको समझ में आएंगी। न्यूमेरिकल सबसे अच्छा पोर्शन हमारे पास होता है। फिजिक्स को अगर और आसान बनाना है तो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है बेटा, आपको फॉर्मूले के लिए लिस्ट बनानी है और अभ्यास करना है, डेली बेसिस पर आपको रिवीजन करना है। 3 कॉन्सेप्ट, 3 चीजें अगर आप करते हैं तो फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। डेरिवेशन को आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है। समझने के बाद उसको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ये मार्क्स गेन कराते हैं। फिर सेकंड बात करते हैं, जितनी भी आपके पास थ्योरीज होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको आपको रटना नहीं, उसको आपको विजुलाइज करके समझने का प्रयास करना है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें फिजिक्स के लिए, तो आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल जो पोर्शन होते हैं उनको बहुत अच्छा स्ट्रांग बनाना है, तब जाके आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। फिर कह रहे हैं रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर समझते हैं तो आनंद आता है, रटेंगे तो फिर आप उतनी चीजें नहीं रट पाएंगे, इसलिए आपको चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है और कोशिश करेंगे आपको कि हर चीज एक तरीके से क्लियर हो और एक तरीके से समझ में आए, ठीक है बेटा। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहानी होती है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे पास होता है बेटा कंसिस्टेंसी, मतलब आपकी निरंतरता ही आपकी सफलता की कुंजी होती है। आप अगर रेगुलर मेहनत करते हैं, आप निरंतर मेहनत करते हैं, वही आपकी सफलता का क्या है बेटा, मूल मंत्र है। जीवन का भी है, सीखने का भी है, पढ़ाई का भी है। आप जहां पे भी जाएंगे, आप मान लीजिए अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बाद आप कंपटीशन में जाएंगे, आगे आप नौकरी करेंगे, आगे आप जो भी करेंगे अपने जीवन में, तो ये तो आपको मान के चलना ही है कि बिना निरंतरता के, बिना मेहनत के, बिना पढ़ाई के आपको तरक्की नहीं मिल सकती है। ये बात आपको अपने दिमाग में एक तरीके से फिट कर लेनी है। तो आपको निरंतर मेहनत करनी है, रोज अपने आप को खपाना है, रोज अपने आप को किताबों के साथ गुजारना है, क्योंकि किताबें ही वो होती हैं जो आपसे जाति नहीं पूछती हैं, जो आपसे आपका धर्म नहीं पूछती हैं, जो आपसे आपके पास पैसा है कि नहीं है ये नहीं पूछती हैं। किताबें आपसे कुछ भी नहीं पूछती हैं, किताबें आपसे बस केवल इतना कहती हैं, आप हमें समय दो, हम आपको वहां पहुंचा देंगे जहां पे आप कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आपको किताबों से दोस्ती करनी है, किताबों को पढ़ना है, किताबों को समझना है, तब जाके आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। ये बात कंफर्म मान लीजिए, ठीक है बेटा। तो निरंतरता आपके लिए क्या होती है, कुंजी होती है। सिलेबस बड़ा जरूर होता है लेकिन असंभव नहीं होता है। आप चीजों को निरंतरता के साथ पढ़ते हैं तो चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। हर दिन में बेटा 10 घंटे नहीं पढ़ना, हम भी नहीं कह रहे कि आप धरती फाड़ देंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन डेली बेसिस पर आपको 1-1 घंटे, 2-2 घंटे करके अगर आप चीजों करते हैं तो एंड टाइम तक आपकी चीजें एकदम से कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद करें, गलतियों से सीखें, न्यूमेरिकल से अटक रहे हैं अगर तो उनका क्या करें बेटा, रिवीजन करें, डेली बेसिस पर पढ़ाई करें, ठीक है। यही आपकी सफलता की क्या होती है, कुंजी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इस सफर का शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं और आप जुड़ सकते हैं हमारे कौन से, अगर आपको पढ़ाई अच्छी से करना है, रटना नहीं है, चीजें नहीं करनी है, तो आप कॉन्सेप्ट के साथ हमसे जुड़ सकते हैं, फिजिक्स विद आशीष के साथ। अगर आपको समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन आज ही दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। छोटे बच्चों से प्यार करना है, बड़े लोगों का सम्मान करना है, अपना कैरेक्टर इस तरीके से विकसित करना है कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा।